हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो बेटे, आप लोग सीए इंटर टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। आपका मे अटेम्प्ट सामने है, May 24। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स के जो बड़े बड़े मोस्टली चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको थोड़े टिपिकल भी लगते हैं, मैं उन सब की रिवीजन्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वन शॉट रिवीजन। आप बिलीव करो, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपके प्रोविजंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होगी। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको टॉपिक समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों में। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बेटे। आज एक नया चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है जी। आपके डायरेक्ट टैक्स का दूसरा चैप्टर है। कई बच्चों को रेजिडेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम आती है और कई बच्चे इसको इजी भी समझते हैं। तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ समझने वाली चीजें हैं। अगर वो समझ में आ जाती है तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्लियर हो जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बेटे। जब भी आप इनकम टैक्स की पहली या दूसरी क्लास आप लेते हो, अगर आपने मुझसे क्लास ली है, तो क्लास के अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी टैक्स जो है वो असेसी से चार्ज करता है। क्लियर है। असेसी मींस द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, और असेसी मींस ए क्या नाम है, पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। तो इनकम टैक्स ने पर्सन की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है कि भारत के अंदर अलग अलग पर्सन की कैटेगरी है। जैसे कि इंडिविजुअल भी पैसे कमाते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स पे करेंगे। एचयूएफ भी पैसे कमाता है, वो एचयूएफ की कैपेसिटी में टैक्स पे करेगा। पार्टनरशिप फर्म भी पैसे कमाती है तो वो अपनी कैपेसिटी में करेगी। कंपनी भी, एओपी भी हुआ है। तो सबसे पहली बात कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी पर्सन से कह रही है कि भाई आपने इनकम कमाई है, आप अपनी इनकम का मुझे टैक्स दो, मान लो किसी इंडिविजुअल से कह रही है, तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। और रेजिडेंट अगर वो नहीं होता है तो कुछ शर्तों के मुताबिक, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है, तो वो भारत में टैक्स पे करेगा, बेशक वो रेजिडेंट नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर वो सारी शर्तों को बताया गया है, एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला गया है। सही है सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। देखो बेटे, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले अगर इंडिविजुअल का आए तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते वक्त आपको पहले ये चेक करना है कि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर उसको आपको रेजिडेंट मानना है तो आपने ये बात तय करनी है, ये बात चेक करनी है कि वो सबसे पहले बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता हो। अगर कोई इंडिविजुअल किसी बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो वो भारत का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। तो सर वो बेसिक कंडीशन क्या है, मैं आपको दो बात बताऊंगा, आगे आने वाली है, एक बार यही बता देता हूं। बेसिक कंडीशन दो होने वाली है, दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तो वो भारत का रेजिडेंट माना जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना मतलब, सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो, जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो, उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल भारत के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। ऑल वेल। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा भारत में रहा है तो मान लेंगे वो भारत का रेजिडेंट है। अब ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लोग, वो कभी कभी लंबा थोड़ा देश से बाहर चले जाते हैं किसी काम को लेकर। तो दूसरी कंडीशन बेसिक वाली ये है जो कि और में है, और ठीक है, एंड नहीं है बेटे। या तो 182 डेज वाली पूरी करो, और
60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा हो, जिस साल का आप कैलकुलेट कर रहे हो, और प्रीवियस ईयर से पिछले 4 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 365 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। क्लियर है? तो प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर सर क्या होता है? जैसे मान लो प्रीवियस ईयर चल रहा है 2023-2024, तो इससे पहले के 22-23, 21-22 और 20-21 और 19-20, ये 4 आपके प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। ये आपकी बेसिक कंडीशन है। अगर इन दोनों में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई तो रुकना यहां पर नहीं है, बंदा रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन रेजिडेंट के बाद अब आपको ये चेक करना है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑल वेल, तो ROR या RNOR, ROR चेक करने के लिए अब आपने क्या करना है, आपने 2 एडिशनल कंडीशन भी देखनी है। अब यहां पर एडिशनल कंडीशन जो 2 है ना, वो दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। इससे पहले बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन 2 में से एक पूरी हो जाए चलेगा, लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। ऑल वेल बेटे, अब वो एडिशनल कंडीशन क्या है आगे ये भी आएगा, लेकिन जब है तो बता देते हैं, दोबारा वहां बताऊंगा। बेटे एडिशनल कंडीशन नंबर 1, वो बंदा जो रेजिडेंट बन चुका है, जिसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी है, वो बंदा 7 प्रीवियस ईयर में, 7 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, एंड वो पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो। और रेजिडेंट कैसे निकलता है? वो जो बेसिक कंडीशन होती है। ऑल वेल, तो अगर उसने दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ली तो वो ROR हो जाएगा, वरना वो RNOR हो जाएगा। समझ में आती है बात? तो स्टार्ट करते हैं बेटे। रेजिडेंशियल स्टेटस मैं निकाल रहा हूं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। अगर आप रेजिडेंट की निकाल रहे हैं तो उसकी बेसिक कंडीशन क्या है बेटे? वो भारत में 182 डेज या मोर रहा हो और 60 डेज और मोर भारत में रहा हो, प्लस 4 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। अगर पहले और दूसरे में कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दी, वो बंदा भारत का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो यहां पर वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? अब यह राइट में देखो क्या लिखा है, एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट होगा। नीचे आ जाओ, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम आगे चेक करेंगे कि वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सही है? अगर बात ऑर्डिनरी रेजिडेंट की आप करते हो तो 2 कंडीशन उसको फुलफिल करनी है, 2 की 2। बेटे बीच में देखो यहां पर एंड लिखा हुआ है। 7 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रेसीडिंग की बात हो रही है, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन निकाल रहे हो उसके पिछले 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, एंड 10 प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन निकाल रहे हो उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर वो कोई भी 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा। ऑल वेल, अब मान लो उस बंदे ने, इंडिविजुअल ने दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, वरना वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर बेटे मेरे ये जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। तीसरा वाला है नॉन रेजिडेंट, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या डीम्ड रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। ये डीम्ड रेजिडेंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नया सेक्शन आया था कुछ साल पहले, बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं रेजिडेंट पे आ रहा हूं। देखो बेटे, 4 एक्सेप्शन है रेजिडेंशियल स्टेटस के। किसी भी इंडिविजुअल का जनरली जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो आपको बेसिक कंडीशन देखनी होती है 182 डेज वाली या 60 डेज वाली। क्लियर है? 4 सिचुएशन ऐसी बताऊंगा जहां पर आपको 60 डेज वाली कंडीशन को नहीं देखना है। क्लियर है? सबसे पहली बात, अगर कोई इंडियन सिटीजन लीव कर रहा है इंडिया को एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, मतलब कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर काम के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेटा एम्प्लॉयमेंट शब्द है, ट्रेनिंग नहीं है।
अगर किसी क्वेश्चन में ये आता है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो फिर वो नॉर्मल भारत का रेजिडेंट, उस पर बेसिक कंडीशन दोनों वाली लगेगी। तो दोबारा से, अगर कोई इंडियन सिटीजन लीव कर रहा है इंडिया को फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ 60 दिन की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी, सिर्फ 182 दिन या उससे ज्यादा वाला चेक करेंगे। मान लो मैं दीपक पाठक भारत छोड़कर जा रहा हूं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मान लो कनाडा, तो मेरे को रेजिडेंट तब मानेंगे जब मैं प्रीवियस ईयर में भारत में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हूं, 60 दिन और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 4 साल में 365 दिन की कंडीशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी बात, कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़कर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, कोई इंडियन शिप है वो यहां से जा रहा है। अब शिप में आपको पता है भारत के मेंबर्स होते हैं जो शिप के अंदर काम भी करते हैं, तो अगर वो शिप के साथ में जा रहे हैं तो पता नहीं कितने दिन वो लोग बाहर रहे, ऐसी सिचुएशन में 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, सिर्फ 182 दिन वाली। क्लियर है। तीसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात है, मान लो बेटे कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा है। इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन आपको पता है, इंडियन सिटीजन कौन होता है? जो भारत के अंदर पैदा हुआ है। क्लियर है। इंडियन ओरिजिन मतलब जिसके माँ बाप भारत में या दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, बट वो बंदा भारत से बाहर पैदा हुआ है, लेकिन एक तरीके के इंडियन ओरिजिन का बंदा है। क्लियर है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया विजिट करता है या इंडियन ओरिजिन का, तो 60 दिन नहीं मानेंगे, 182 डेज मानेंगे। मान लो बेटे यूएस के अंदर कोई इंडियन बंदा यहां से यूएस पे काम करने गया हुआ है, अब वो साल में कुछ दिनों के लिए, 2 महीने 2.5 महीने के लिए इंडिया में आता है अपने माँ बाप दादा दादी के पास, तो वो अगर थोड़े दिन इंडिया में रहता है तो उसको मना किया गया है कि आप भारत के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। लेकिन अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, तब वो उस साल भारत का रेजिडेंट माना जाएगा, अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करेगा। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट इससे थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा अलग भी है। क्या कहता है? कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो इंडिया में विजिट कर रहा है, यहां तक तो पिछला वाला और ये सेम है, उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, कौन से सोर्स से? इंडियन सोर्स से, मतलब वो भारत में आ गया और भारत में भी बैठकर कमा रहा है, तो इंडियन सोर्स से उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। बेटे 15 और उससे ज्यादा नहीं, 15 से ज्यादा, यानी अप टू 15 लाख होगी तो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सीड करती है 15 लाख रुपए तो 60 दिन वाली कंडीशन नहीं, 120 दिन, सिंपल 120 डेज मान लो। यानी कि वो उस साल अगर कंडीशन क्या है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया में विजिट कर रहा है और इंडिया से उसकी जो इनकम आ रही है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो भारत में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो वो बंदा रेजिडेंट मान लिया जाएगा। क्लियर है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये बंदा ऑलवेज RNOR होगा। क्लियर है। रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि ये बंदा ROR वाली कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। ऑल वेल बेटे। फिर हम बात करते हैं टॉपिक की डीम्ड रेजिडेंट की। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है बेटे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मान लो एक भी दिन इंडिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी इंडिया से पैसे कमा रहे हैं। जिस कंट्री के अंदर बैठकर वो पैसे कमा रहे हैं वो कंट्री भी उनसे टैक्स नहीं मांगती, डोमिसाइल नेचर की वजह से। तो उसके लिए भारत के यहां पर एक कंसेप्ट इनकम टैक्स ने निकाला, हम मान लेंगे डीम्ड रेजिडेंट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन के बंदे की बात नहीं हो रही क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लोग तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इंडियन सिटीजन, क्लियर है, अगर उसकी इनकम भारत से 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो, दूसरी कंडीशन सुनना, और वो जिस कंट्री में बैठा हुआ है उस कंट्री में भी टैक्स पे नहीं कर रहा क्योंकि डोमिसाइल रेजिडेंस की वजह से। ऑल वेल। जैसे कोई इंडियन स्टूडेंट यहां से चले जाए या कोई पर्सन इंडिया से यहां से चले जाए तो वहां डोमिसाइल रेजिडेंस की वजह से टैक्स पे नहीं करता कुछ समय तक, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। 61A सेक्शन में आया है और वो बंदा टैक्स देगा। क्लियर है। और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं ये आप समझ गए, जो कोई भी कंडीशन फुलफिल ना करे वो हमारे नॉन रेजिडेंट माने जाते हैं। ऑल वेल बेटे। तो ये हमारा हुआ। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको HUF का बताता हूं। HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस में बेटे आपको वही चीज देखनी है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। HUF रेजिडेंट तब माना जाता है
जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल या तो पूरी तरीके से या पार्टली इंडिया के अंदर हो रहा हो। पहली बात समझ में आ गई? या 60 और 182 डेज वाली कंडीशन नहीं है, सिंपल है। एक एचयूएफ भारत का रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो एचयूएफ का मैनेजमेंट और कंट्रोल पार्टली या होली इंडिया से हो रहा हो। क्लियर है? वो बंदा हो गया रेजिडेंट। अब वही एचयूएफ को हम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने, यानी कि आरओआर माने, आरएनओआर माने, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि वो बेसिक सॉरी अपना जो इंडिविजुअल वाला एडिशनल कंडीशन थी दो, वो दोनों की दोनों एचयूएफ पूरी करता हो। तो एचयूएफ में कौन? कर्ता या मैनेजर। एचयूएफ का कर्ता या मैनेजर अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देता हो। कौन सी एडिशनल कंडीशन? सर वो प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो कर्ता, और साथ में एंड वो 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में कोई भी साल भारत का, कोई भी 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो, तो वो हो जाएगा आरओआर वरना आरएनओआर। क्लियर है बेटे? रेजिडेंशियल स्टेटस पार्टनरशिप फर्म और एओपी वगैरह का निकालने के लिए बहुत सिंपल है। एओपी पार्टनरशिप फर्म वगैरह भारत की रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा या पार्टली इंडिया से हो रहा हो तो रेजिडेंट, और अगर इंडिया से ना हो रहा हो तो नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? इनके अंदर आरओआर और आरएनओआर का कंसेप्ट नहीं है। एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे निकालते हो? तो बहुत सिंपल है। एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस तब निकालोगे, पहली बात अगर वो इंडियन कंपनी है तो आपको कुछ नहीं देखना, वो भारत की रेजिडेंट है। और अगर वो कंपनी भारत की कंपनी है, इंडिया से बाहर की कंपनी है, तो देखना है कि उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है। अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत के अंदर है तो मान लेंगे वो रेजिडेंट है। क्लियर है? क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत के अंदर है। मैंने POEM पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में लिखा है कि प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल। ऑल वेल बेटे, तो ये एक हिस्सा था सेक्शन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाया। सबसे ज्यादा मोर देन 90% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल वाला है, वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से वो लोग पूछते ही पूछते हैं। क्लियर है? अब सेक्शन नंबर 9 कह रहा है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड मतलब मान लेना, मतलब देखो भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी इनकम होती है जिसको मान लेती है कि वो इंडिया के अंदर ही एक्रू और अराइज हुई है, और हम अब टैक्स आपसे लेंगे, हम उसको इंडियन इनकम मानेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग होते हैं, मान लो कि मैंने 30 साल तक भारत के अंदर अपनी सर्विसेज दी। क्लियर है? और फिर मैं रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गया, लेकिन इंडिया से मुझे हर महीने पेंशन मिलती है। क्या मिलती है? पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। और अनकम्यूटेड पेंशन आपको पता है ना, फुली टैक्सेबल होती है, सैलरी के चैप्टर में पढ़ा है। अब वो पेंशन मुझे मिलती है, लेकिन मैं बैठा कहाँ हूँ? कनाडा के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, मैं आपको पेंशन के बदले में टैक्स क्यों दूं? तो इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है भाई ये जो सैलरी है, जो पेंशन आप ले रहे हो, ये एक्रूअराइज तो इंडिया से ही हुई है। क्लियर है? तो हम मान लेंगे कि आपका इनकम ये इंडिया का है, आपको इंडिया से टैक्स पे करना है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक्रू और अराइज का मतलब यहां पर लिखा हुआ है, मींस जब हमें उस इनकम को रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाता है। क्लियर है? अगर किसी इनकम को रिसीव करने का मुझे लीगल राइट मिल गया तो मान लूंगा वो एक्रू और अराइज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इंडिया में अपनी सर्विस दी है 15 दिनों के लिए, तो 15 दिन की सैलरी को अर्न करने के लिए लीगली मेरे पास राइट है। तो यानी कि मेरी सैलरी इंडिया में एक्रू अराइज हुई है। ठीक है? ये तो मैंने एक्रू अराइज का मतलब बताया, मतलब आपको उस इनकम को रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाता है। क्लियर है? अब डीम टू बी एक्रू अराइज क्या है? डीम्ड मतलब मान लेना। देखो क्या हुआ, ऐसी इनकम
देखो मैंने साफ लिखा हुआ, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको ये पूरा टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने इसीलिए एज इट इज बिल्कुल सामने अपने मन की बात को लिख दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रहती। तो इनकम डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया में कह रहा है कि मतलब ऐसी इनकम जो एक्चुअल में कहीं और एक्रूअराइज हुई है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन उसको इंडिया में मान लिया जाएगा कि एक्रूअराइज हुई है। क्लियर है? मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इनकम ऐसी होती थी कि लोग कहते थे कि हमें तो बाहर की कंट्री में अर्न हुई है, जैसे मैंने अभी पेंशन का एग्जांपल दिया, और भी आगे कुछ एग्जांपल दूंगा। पर इंडियन गवर्नमेंट कहती थी कि तुम्हारी इनकम का लिंक तो इंडिया से है, इसीलिए इंडिया में टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो मेरी प्रॉपर्टी मुंबई में है, मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, मैंने इंग्लैंड में बैठे बैठे वो प्रॉपर्टी किसी और इंग्लिश बंदे को बेच दी, उसने मुझे पैसे दिए पाउंड में, लेकिन बेटे प्रॉपर्टी तो इंडिया में है ना, उसका लिंक कहां से? इंडिया से है ना, तो टैक्सेबल इंडिया के अंदर ही होगी। क्लियर है? तो मान लेगी इंडियन गवर्नमेंट ये इनकम डीम टू बी एक्रूअराइज कहां हुई है? इंडिया के अंदर। और भी बहुत सारे एग्जांपल आगे मिलेंगे आपको। तो आगे कह रहा है इसलिए दोनों कोर्ट में जाते थे जब लड़ाइयां होती थी, और उनका केस होता था और उनमें डिबेट होती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया, सेक्शन 9, और बताया कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या फॉरेन कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन 7 इनकम में से कोई भी इनकम इंडिया में जनरेट होती है तो हम इसको टैक्सेबल कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने 7 अलग अलग इनकम मैंने बताई हुई है। सबसे पहले 911 बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, 912 सैलरी फॉर सर्विसेज इन इंडिया, 913 सैलरी फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस 7 तक। नीचे मैंने लिखा हुआ है टैक्सेबल तभी होगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो मतलब सेक्शन नंबर 9 में बहुत सारी कंडीशंस है, अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दोगे तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, नहीं करते तो कोई बात नहीं, जाओ आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को 911 थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, पहले मैं 2 से लेकर 7 क्लियर करवाऊंगा, फिर मैं 1 पर दोबारा आने वाला हूं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं 912। बहुत ही आसान आसान टॉपिक से ध्यान से समझना। कह रहा है सैलरी फॉर सर्विसेज इन इंडिया। किसी बंदे ने सर्विसेज इंडिया में दी और उस पर्सन को सैलरी रिसीव इंडिया से बाहर हुई है, वो कह रहा मैं तो टैक्स नहीं दूंगा, मेरे पास तो पैसा इंग्लैंड में आया है। तो बेटे मेरे ध्यान से सुन इस टॉपिक को। कह रहा है सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया, और सैलरी इंक्लूड्स पेंशन। तो मैंने अभी आपको पेंशन का एग्जांपल दिया था। क्लियर है? अगर आपने सर्विसेज इंडिया में दी हो तो पूरे दुनिया में आपको कहीं भी वो पैसा रिसीव हो गया हो, टैक्सेबल तो इंडिया में ही होगा। क्लियर है? लिखा हुआ है सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 95 to 23। Now that person shifted to USA and receives pension in USA। तो यहां ये बंदा तेज बन रहा है, पूरी लाइफ इंडिया में कमाया और पेंशन यूएसए में बैठ कर ले रहा है, तो ये नहीं चलेगा, टैक्स तो इंडिया में ही देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर देखो लिखा है मिस्टर ए वर्किंग इन यूएसए कम्स टू इंडिया फॉर 7 months फॉर एन असाइनमेंट इन इंडिया एंड रेंडर हिज सर्विस हियर। सैलरी फॉर दिस 7 months इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन यूके। मतलब 7 महीने इंडिया में काम किया और कंपनी ने सैलरी भेज दी यूके के बैंक अकाउंट में। तो बेटे एक्रूअराइज इंडिया में हुई है तो मान लेंगे हम इंडिया की, और टैक्सेबल इंडिया के अंदर होगा। तो सैलरी इंक्लूड पेमेंट फॉर लीव पीरियड ऑल्सो। तो ये भी आप ध्यान रखना कि लीव पीरियड की पेमेंट भी अगर आपको मिली है तो वो सैलरी में इंक्लूड होती है। तो 912 हमारा हुआ। अब 913 क्या कहता है? सैलरी फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब सुनना बेटे, भारत के मान लो कि कई सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एम्बेसीज है जो इंडिया से बाहर है, जहां पर काम जो करते हैं वो इंडियन लोग करते हैं। अब इंडियन बंदे इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं और वहां पर उनको पैसे मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम तो भारत में पैसा कमा ही नहीं रहे, हम क्यों टैक्स पे करें? तो सर इस सिचुएशन के अंदर ये बता रखा है कि सैलरी रिसीव हुई है किसी इंडियन सिटीजन को। अच्छा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मान लो कि चाइना की इंडियन एम्बेसी में कोई कोरियन बंदा काम कर रहा है तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है वहां कोई इंडियन बंदा काम कर रहा है तो ये बात उसके लिए हो रही है।
सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड आउट ऑफ इंडिया। लेकिन अलावेंसेस और परक्यूजिट इस केस में एग्जेम्प्ट होते हैं। ये आपने सैलरी के चैप्टर में मुझसे पढ़ा हुआ है कि किसी भी एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन बॉडी के मेंबर को मिलने वाले अलावेंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल यहां पर देखो क्या कह रहा है, इंडियन सिटीजन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। अब देखो चाइना की एम्बेसी भी तो हमारे भारत में होगी, तो अगर चाइना हमारे इंडियन एम्बेसी में रहने वाले लोगों से, इंडियन सिटीजन से इनकम टैक्स लेगा, तो हम उसके बंदों से ले लेंगे यहाँ बैठे बैठे। तो इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। तो सिंपल बोला हुआ है, इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं पर भी है, इंडियन सिटीजन बंदा चाहे बाहर बैठ के पैसे कमा रहा है, टैक्स वो इंडिया में देगा। क्लियर है? अब बेटे मेरे 914 कह रहा है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी किसी भी बंदे को डिविडेंड पे कर रही है, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी बंदा हो, तो वो टैक्स पे करेगा। बेटे बजट 2020 में एक सेक्शन था 115 ओ, उसको हटा दिया गया। ये सेक्शन क्या था, जहां डिविडेंड पर टैक्स पहले कंपनी पे करती थी, जो बजट 2020 के बाद से रिसीवर पे करता है। तो कोई भी डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया में पे कर रही है, तो दुनिया में कहीं भी पे कर रही हो, मान लेंगे इनकम डीम्ड टू बी एक्रूवराइज इन इंडिया हुई है, वो बंदा इंडिया में टैक्स पे करेगा। 9156 और 7 कहता है 915 इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। यहां से बड़े सारे पॉइंट आते हैं क्वेश्चन में। तो अब यहां पर क्या है कि पेमेंट आर रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को पेमेंट करी, जैसे कि मान लो 50 करोड़ का इंडिया ने लोन लिया था स्विट्जरलैंड से, तो एक साल का इंटरेस्ट है 5%, तो 50 करोड़ का 5% 2.5 करोड़ रुपए हो गया। तो इंडिया ने 2.5 करोड़ रुपए इस साल का इंटरेस्ट स्विट्जरलैंड को दिया। क्लियर है? तो बेटे स्विट्जरलैंड वाला बंदा इनकम कहां से जनरेट कर रहा है? इंडिया से ना। तो गवर्नमेंट वहां से टैक्स काट के वो पैसा बैलेंस आगे पहुंचाएगी। क्लियर है? क्योंकि इनकम डीम्ड टू बी एक्रूवराइज कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है। क्लियर है? तो लिखा है, एक एग्जांपल है, इंडियन गवर्नमेंट टूक अ लोन ऑफ ₹50 करोड़ फ्रॉम यूके बैंक एंड पे इंटरेस्ट एट 10%, देन सच इंटरेस्ट ऑफ ₹5 करोड़ शैल बी डीम्ड टू एक्रूवराइज इन इंडिया। तो 5 करोड़ पे यूके वाला बैंक हमें टैक्स पे करके जाएगा। ऑल वेल। पेमेंट रिसीव फ्रॉम, ये देखो, कोई एक रेजिडेंट है वेयर सच इंटरेस्ट इज अर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बोरोड बाय द रेजिडेंट एंड यूज बाय द रेजिडेंट फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। कोई रेजिडेंट है जिसने कोई लोन लिया है और वो पैसा इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहा है, या इन और इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बोरोड बाय द रेजिडेंट एंड इज यूज्ड फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया और वेयर सच रॉयल्टी फीस रिलेट टू बिजनेस प्रोफेशन अदर सोर्स ऑफ इनकम कैरीड ऑन बाय द पेयर इन इंडिया। कुल मिलाकर यहां पर एक एग्जांपल समझो, आपको टॉपिक ऊपर आ जाएगा। जेके है, कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसने यूज करे 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इंडिया में और पे कराया इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का डीपी को। डीपी नॉन रेजिडेंट है, उसने लोन दिया था 10 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट पे। तो जेके इंडियन सिटीजन ने बोरो किया मनी आउटसाइड इंडिया वाले बंदे से और बदले में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुका रहा है। तो जो डीपी नॉन रेजिडेंट है उसको इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? इंडिया से। तो जो सोर्स है वो इंडिया से है, तो डीम टू एक्रूवराइज इंडिया में हो जाएगा। तो यहां पर जेके जब 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगे ना डीपी को, तो उसको टीडीएस काटना होता है। तो अगर टीडीएस नहीं काटते किसी भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते वक्त, तो पेयर लाइबल होगा, मतलब यहाँ जेके लाइबल होगी। ऑल वेल, जेके लड़की है। अब लास्ट है इसका, कह रहा पेमेंट रिसीव बाय, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पेमेंट रिसीव कर रहा है, इफ सच इंटरेस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बोरोड बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट से फंड बोरो किया है और बिजनेस कनेक्शन जो है वो कहां पर है? वो इंडिया में है और रॉयल्टी फीस रिलेट टू बिजनेस प्रोफेशन इंडिया की है, तो फिर यहां पर टैक्स इंडिया के अंदर होगा, डीम टू बी एक्रूवराइज इन इंडिया। ऑल वेल बेटे। एक लास्ट टॉपिक 911, जरा वो भी समझ लेते हैं, फिर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कवर होगा। 911 बड़ा अच्छा पॉइंट है, कह रहा है कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। जैसे कोई पर्सन है जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, उसका इंडिया में कोई बिजनेस है, वो डायरेक्टली शो नहीं कर रहा, शो करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो किसी एजेंट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू जो है वो बिजनेस कर रहा है, ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा और मैं टैक्स के लिए लायबल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूं। ऑल वेल, समझ में आया?
कह रहा है देखो मैंने लिखा हुआ, मतलब ऐसे लोग जिनका बिजनेस बाहर है पर बिजनेस का कनेक्शन इंडिया से है। यहाँ गवर्नमेंट का मेन फोकस नॉन रेजिडेंट लोगों पर था जो खुद को नॉन रेजिडेंट दिखाते हैं और बिजनेस भी बाहर से करते हैं पर इंडिया में टैक्स नहीं देते। तो या तो खुद नॉन रेजिडेंट या कोई नॉन रेजिडेंट के बिहाव पर काम करने वाला बंदा भारत में, जिसको आप एजेंट बोलोगे। ठीक है बेटे, यहां पर इंडिपेंडेंट एजेंट की बात नहीं कर रहा, डिपेंडेंट एजेंट की बात कर रहा हूं जो सिर्फ उस एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंट बंदे के लिए काम कर रहा है। तो देखो नंबर ए लिखा हुआ है एजेंट्स में, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। एजेंट को अथॉरिटी दे दी नॉन रेजिडेंट ने कि तू इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर, बस एक्सपोर्ट को छोड़कर। यानी कि अब खुद ही सोचो, इंडिया से अगर एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया का तो फायदा है, तो इन्होंने एक्सपोर्ट को मना कर रखा। मतलब कोई बंदा, कोई एजेंट अगर एक्सपोर्ट करवा रहा है इंडिया से, तो वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में नहीं है। तो बेटे जो एजेंट है जो इंडिया में काम कर रहा होगा नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर, वो कमीशन लेता होगा। तो लिखा है वो लोग जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया में, या नॉन रेजिडेंट कमीशन देता है एजेंट को। ऑल वेल। बी कह रहा है मेंटेन्स स्टॉक्स ऑफ गुड्स एंड डिलीवर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। मैं एक एजेंट हूं जो किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर गुड्स डिलीवर्ड कर रहा हूं, स्टॉक को मेंटेन कर रहा हूं, बदले में वो मुझे कमीशन दे रहा है। या मैं कोई ऑर्डर सिक्योर कर रहा हूं इंडिया में बैठे बैठे, सिर्फ उस नॉन रेजिडेंट के लिए। तो इन तीनों के तीनों पॉइंट में, आगे भी आएंगे पॉइंट, इन तीनों के तीनों पॉइंट में मान लेंगे बिजनेस कनेक्शन उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया से है। क्लियर है? लेकिन बेटे कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ जगह पर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होने के बाद भी हम लोग उसको इंडिया में डीम टू अग्रोवराइज नहीं मानते। तो एक्सेप्शन में क्या है, पहले लिखा है मतलब कौन कौन से केसेस में बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। पहली बात, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कोई इंडिया से एक्सपोर्ट करवा रहा है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें हम नहीं मानेंगे, वरना फिर वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा और इंडिया तो चाहिए एक्सपोर्ट करना है हमें। दूसरा, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई फिल्म शूटिंग करने आया है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोग भी तो जाते हैं बाहर। तीसरा, कलेक्शन ऑफ न्यूज। जैसे कोई प्रेसिडेंट आ गया यूएसए का, वो यहाँ पर आया तो न्यूज एंकर्स भी आते हैं, वो न्यूज की फुटेज लेकर जाते हैं यहाँ से, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर डीम टू अक्रूवराइज नहीं होता। क्योंकि हमारा पीएम भी जब यूएस या कनाडा या रशिया कहीं भी जाता है तो हमारे न्यूज वाले भी वहां जाते हैं, तो वो लोग हमसे टैक्स पे नहीं करते, टैक्स नहीं मांगते। या कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर सेल कर रहा है, उसके लिए सेल नहीं कर रहा है। समझ में आ गया बेटे? तो नोट कह रहा है कि एनी प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रूवराइज इन इंडिया। मतलब किसी नॉन रेजिडेंट को टोटल 10 लाख की इनकम रिसीव हुई है, उसमें से 3 लाख रुपए का कनेक्शन इंडिया से है, तो 3 लाख को प्रोपोर्शनेट करके 3 लाख को डीम्ड टू अक्रूवराइज मानकर 3 लाख पर टैक्स मारनी है। ऑल वेल बेटे। डी कह रहा है इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट्स और अदर सोर्स ऑफ इनकम लोकेटेड और सिचुएटेड इन इंडिया। देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, एक घर इंडिया में है जिसका ओनर मिस्टर बी है, नॉन रेजिडेंट, यूएस में बैठा हुआ है। तो उसका कोई एक दोस्त है मिस्टर ए, वो भी नॉन रेजिडेंट है, वो भी यूएसए का है। मिस्टर ए इंडिया आ रहा है 3 महीने के लिए। तो बी ने बोला भाई तू इंडिया में होटल में मत रुकियो, तू एक काम करियो मेरे घर पे रुक जाइयो, तू रेंट मुझे पे कर दियो। ए ने बोला ठीक है। तो ए 3 महीने वहां रहकर आया, ए ने बी को डॉलर्स में रेंट पे कर दिए। बेटा कनेक्शन तो इंडिया से है ना, घर में तो इंडिया में रहा ना, तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और लास्ट बात है बेटे, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया की है वो ट्रांसफर कर दी, बेशक दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के आपको ट्रांसफर करना हो, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। यहाँ वोडाफोन हच वाला एक केस था। जब हच को वोडाफोन ने खरीदा था तो इंडिया से बाहर उन्होंने ट्रांजेक्शन की थी, इस पर बहुत लंबा इनकम टैक्स का केस चला था, कुछ 10-11 हजार करोड़ रुपए के टैक्स की बात थी। क्लियर है? तो वोडाफोन वो टैक्स, वो वाला जो केस है वो हार गया। तो यहां पर ये बेटे हमने रेजिडेंशियल स्टेटस भी समाप्त किया। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो एमसीक्यूज मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, फिर भी किसी को अगर नहीं मिले हुए हैं तो आप प्लीज मुझसे मांग सकते हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक बार और बेटे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जितने ज्यादा करवाओगे उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।